हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे एक ऐसे दोस्त की जो अपना नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन अपनी आप बीती आप सभी को सुनाना चाहता है। उसने मुझसे ये कहानी सुनाते हुए सिर्फ एक बात कही थी, लोग अगर मुझ पर यकीन ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक गलती कभी मत दोहराना। मैंने पूछा, कैसी गलती? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, सिर्फ कुछ लाख रुपए बचाने के लालच में कभी ऐसा घर मत खरीदना जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके बाद उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर सिर से लेकर पैर तक सिहरन दौड़ गई। अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे का दरवाजा जरूर देख लीजिए। और अगर इस समय आपकी घड़ी में रात के 3 बज रहे हैं तो शायद आपको ये कहानी अभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, कभी कभी वो आपका पीछा भी करने लगती है। मैं राहुल शर्मा, करीब 1 साल पहले मेरी नौकरी नोएडा में लगी थी। मैं, मेरी पत्नी नेहा और मेरा 7 साल का बेटा आरव एक अच्छे घर की तलाश में थे। लगभग 15 दिन ढूंढने के बाद एक ब्रोकर हमें एक फ्लैट दिखाने ले गया। जैसे ही दरवाजा खुला मैं हैरान रह गया। इतना बड़ा 3 BHK फ्लैट और इतनी कम कीमत। मैंने तुरंत पूछा, इतना सस्ता क्यों है भाई? ब्रोकर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सर, मालिक को पैसे की जरूरत है। उसकी मुस्कान आज भी मुझे याद है। पता नहीं क्यों उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। पूरा घर देखने के बाद हमें वह घर बहुत पसंद आया। मैं अकेले बालकोनी में चला गया। नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो, इतना करीब कि उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही है। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। फिर हमने ज्यादा सोचा नहीं और अगले ही दिन उस फ्लैट में हम शिफ्ट हो गए अपने सारे सामान के साथ। पहले 7 दिन तो बहुत अच्छे गए, बहुत नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। नेहा पूरे घर को सजाने में लगी पड़ी थी। आरव हर कमरे में दौड़ता रहता। मैं ऑफिस जाता, शाम को लौटता और सोचता, इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी कीमत, सच में मेरी किस्मत खुल गई। एक दोपहर खाना खाने के बाद नेहा सोने चली गई। मैं लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था और आरव अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ खेल रहा था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो किसी से बातें कर रहा था। मैंने हंसकर पूछा, बेटा, किससे बातें कर रहे हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आंटी से। मैं मुस्कुराया, कौन सी आंटी? उसने कमरे के खाली कोने की तरफ उंगली करके कहा, वो रही। मेरे शरीर में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा, बच्चे कभी कभी काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। काश मैंने उस समय उसकी बातों को गंभीरता से लिया हुआ होता। मैं अपने काम में लग गया और वो बातें करता रहा। उसी रात घड़ी की आवाज टिक 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 सन्नाटे में पूरा साफ सुनाई दे रहा था। उस रात करीब 3 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, इतनी कि जुलाई की गर्मी में मैं भी मेरे सांसों से धुआं निकलता हुआ महसूस कर रहा था। मैंने मोबाइल में देखा, समय 3 बज रहा था। उसी समय आवाज आया, टक, जैसे किसी ने बाहर दीवार पर उंगली मारी हो। फिर टक टक टक, बिल्कुल बार बार, कुछ कुछ अंतराल पर। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आ रही होगी। मैं दोबारा लेट गया, लेकिन तभी ये क्या,
घर के बाहर वाले कॉरिडोर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई नंगे पैर धीरे धीरे हमारे दरवाजे की तरफ आ रहा है। आवाज बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। कुछ सेकंड पूरा सन्नाटा। फिर दरवाजे पर बहुत हल्की खरोंचने की आवाज। जैसे किसी के लंबे नाखून लकड़ी पर रगड़ रहे हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दरवाजा खोलूं। लगभग 1 मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने खुद को समझाया कुछ नहीं है, ये मेरा वहम था। लेकिन उस रात मुझे दोबारा नींद नहीं आई। सुबह मैंने यह बात नेहा को बताई। वह हंसने लगी। तुम हॉरर फिल्में बहुत ज्यादा देखने लगे हो। मैं भी हंस पड़ा। मुझे भी लगा शायद यही वजह है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर बैठ चुका था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर अभी हमारे घर में दाखिल भी नहीं हुआ था। मैंने अपने आप को समझा लिया था कि शायद ये मेरा भ्रम था, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने मेरे हर भ्रम को डर में बदल दिया। अब मुझे यकीन होने लगा था कि हमारे घर में हम 3 नहीं थे। अगले 2-3 दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन मैंने आरव में एक बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। पहले जो बच्चा हर समय हंसता था, अब घंटों चुप बैठा रहता था। कभी अपने कमरे में कोने में घूरता रहता था, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता था। एक शाम मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? उसने धीरे से कहा, आंटी कहती है कि रात को जल्दी सो जाया करो, वो 3 बजे खेलने आएगी। मेरे हाथ से चाय का कप लगभग छूट ही गया था। मैंने पूछा, कौन सी आंटी? आरव बोला, पापा आपको वो दिखती क्यों नहीं? उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं जगा रहूँगा, और मैं जानबूझकर जगा रहा। पूरे घर में सन्नाटा था। अचानक मुझे ड्राइंग रूम में धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। घड़ी में उस समय 3 बज रहा था। धीमी धीमे पायल की आवाज़, छन छन छन। मानो ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई बहुत धीरे धीरे टहल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला। ड्राइंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पायल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह चारों तरफ घूम रही हो। बिना किसी इंसान के दिखाई दिए फिर सब कुछ अचानक बंद हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। अगली शाम नेहा किचन में खाना बना रही थी। मैं टीवी देख रहा था। अचानक आरव के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम से। हम दोनों दौड़ कर पहुंचे वहां पर। दरवाजा अंदर से बंद था। नेहा घबरा कर चिल्लाई, आरव, बेटा आरव, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा को धक्का दिया, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा था। फिर अंदर से आरव की आवाज आई, पापा, आंटी कह रही है आप लोग अंदर मत आना। नेहा रोने लगी। मैंने एक बार फिर जोर लगाया। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया अपने आप। अंदर आरव बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। उस घटना के बाद नेहा ने मुझसे कहा, राहुल, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे समझाया, शायद हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अभी अचानक मैं घर कैसे बदलूं। सारे पैसे तो मैंने घर में लगा दिए हैं।
इसीलिए मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उसी रात नेहा बाथरूम में गई। कुछ सेकंड बाद उसकी जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैं भागकर पहुंचा, वह कांप रही थी। उसने शीशे की तरफ इशारा किया। राहुल, अभी यही मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। नेहा बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और वो मुस्कुरा रही थी। उस रात नेहा ने पहली बार कहा, चलो यह घर छोड़ देते हैं, मुझे नहीं रहना इस घर में। लेकिन मैंने अब भी यकीन नहीं किया। लेकिन हमने डिसाइड किया कि रात में हम जागेंगे। मैं और नेहा दोनों जाग रहे थे। घड़ी में 3 बज रहे थे। अचानक ड्राइंग रूम में एक बहुत धीमी औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी न जोर से थी न धीरे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे शरीर का खून जैसे जमा दिया हो। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और तभी आरब अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखें बंद थी, वह नींद में चल रहा था। वह सीधे ड्राइंग रूम के बीच खड़ा हो गया। फिर उसने हवा में ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा हो और मुस्कुराकर बोला, आंटी, आज कहाँ चलेंगे? हम दोनों की आवाज़ गले में अटक गई। अगले ही पल आरब जमीन पर गिरा पड़ा था। जब उसे होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसी रात मैंने तय कर लिया, अब यह बात किसी और को बतानी पड़ेगी। अगली सुबह मैं ऑफिस नहीं गया। मुझे सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर रहा था। अगर आरब किसी आंटी से बात कर रहा है तो वो कौन है और उसे सिर्फ मेरा बेटा ही क्यों देख सकता है? उस दिन के बाद से ऑफिस जाना मेरा लगभग कम हो गया था। मैं परेशान रहने लगा था। मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। कुछ टाइम बाद मेरे दोस्त विवेक ने मुझसे पूछा, राहुल, क्या बात है? तुम कई दिनों से ठीक नहीं लग रहे हो। मैंने पहली बार उससे सब कुछ बताया। वह चुपचाप सुनता रहा। बीच में एक बार भी उसने कुछ भी नहीं कहा। सब सुनने के बाद उसने सिर्फ एक बात कही, अगर तेरी बातें झूठ नहीं है तो देर मत कर। मैं एक ऐसे पंडित जी को जानता हूं जो ऐसे मामलों में लोगों की मदद करते हैं। मुझे हंसी आ गई, लेकिन फिर अपने ही हंसी पर मुझे शर्म आ गई, क्योंकि जिस समस्या में मैं फंसा था उस पर कोई भी हंस सकता था। क्योंकि मुझे अब उस पर यकीन करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई। पंडित जी हमारे घर आए। उनकी लगभग उम्र 60 साल होगी। सफेद दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने अंदर कदम रखने से पहले कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम लोगों को यहाँ आए कितने दिन हुए हैं? मैंने कहा, लगभग 15 दिन। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बोला, समय बहुत कम है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी पूरे घर में धीरे धीरे घूमने लगे। कभी दीवार को देखते, कभी छत की तरफ, कभी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाते। जब वो आरब के कमरे में पहुंचे तो अचानक रुक गए। उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कमरे के एक खाली कोने की तरफ देखा और कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए वहीं देखते रहे। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहाँ कोई मौजूद है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या? कौन? उन्होंने जवाब नहीं दिया। वह धीरे से बोले, आरब को अभी इस कमरे से बाहर ले जाओ। उनकी आवाज में ऐसा आदेश था कि हमने एक भी पल देर नहीं किया। पंडित जी ने मुझसे कहा, यहाँ मुझे हवन करना होगा। हवन की सामग्री लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया और सारी हवन सामग्री ले आया। पूरे ड्राइंग रूम में हवन की तैयारी हुई। धूप जलाई गई, घी की आहुति दी गई,
पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। शुरू के 10 मिनट सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगी। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने पहली बार अपने सीने में डर को धड़कते हुए महसूस किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होने लगे वैसे वैसे घर का माहौल बदलने लगा। बिना एसी के कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हवन की लौ एकदम से टेढ़ी होकर दरवाजे की तरफ झुक गई और तभी ड्राइंग रूम का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आ चुका है। उसी पल आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आ गई। नेहा की चीख निकल गई। कांच टूटने की आवाज, बर्तन गिरने की आवाज, हवा का तेज झोंका। अचानक किचन से जोरदार आवाज आई। एक के बाद एक सारे बर्तन गिरने लगे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उन्हें फेंक दिया हो। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। हवा पूरे घर में घूम रही थी, लेकिन बाहर पेड़ों की एक भी पत्ती नहीं हिल रही थी। पंडित जी ने जोर से कहा, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। उनकी आवाज पहली बार इतनी ऊंची थी। हम वहीं बैठे रहे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मंत्रों की आवाज भी कम लग रही थी। करीब 1 घंटे बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। हवा रुक गई, लाइटें स्थिर हो गई, घर का तापमान भी सामान्य हो गया। पंडित जी ने लंबी सांस ली और बोले, फिलहाल यह शांत हो गया है। मैंने राहत की सांस ली। पंडित जी ने कहा, ये घर छोड़ दो, मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा। फिलहाल तो मैंने उसे शांत कर दिया है, लेकिन तुम ये घर छोड़ दो। चूंकि मैंने बहुत सारे पैसे लगाए थे, मुझे ऐसा लगा कि अब तो घर में शांति हो गई है, तो मैं ये घर क्यों छोड़ दूं। अगले 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांति से रहा। घर में सब कुछ सामान्य था। हम फिर से हंस रहे थे, हम फिर से बोल रहे थे। आरव भी पहले जैसा हो गया था। बच्चे बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल जाते हैं। मुझे भी लगा वो एक बुरा सपना था जो खत्म हो चुका, लेकिन असल में वह सिर्फ हमारे डर को और गहरा करने से पहले एक लंबी खामोशी थी। मैं फिर से ऑफिस जाने लगा। नेहा मुस्कुराने लगी और आरव भी पहले जैसा हो गया। धीरे धीरे हमने उस डर को एक बुरा सपना समझकर भूलना शुरू कर दिया। लेकिन उस रात अचानक मेरी आंख खुली, बिना किसी वजह के। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर देखा, समय 3 बज रहा था। उसी पल पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर मुझे वही आवाज सुनाई देने लगी। कोई दीवार को खरोच रहा था। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कोई बढ़ रहा था। पहले से ज्यादा पास आ चुका था, पहले से ज्यादा साफ हो गई थी आवाज। मैंने नेहा को जगाया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने तुरंत आरव की तरफ देखा। उसका बिस्तर खाली था। नेहा की सांस जैसे रुक गई। हम दोनों भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। कमरा भी खाली था, बाथरूम भी खाली था, बालकोनी भी खाली थी। उस घटना के बाद आरव को हम अपने पास ही सुलाते थे, उसके कमरे में नहीं। इसीलिए आरव को ना देखकर हम बौखला गए। नेहा ने कांपते हुए ऊपर देखा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैंने भी ऊपर देखा।
मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरव कमरे की छत के पास हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसके दोनों हाथ ऐसे फैले हुए थे मानो कोई अदृश्य ताकत उसे थामे हुए हो। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की थी। पूरे कमरे में मानो बर्फ जैसी ठंडी हो गई हो पूरा कमरा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दीवार पर लगी घड़ी अपने आप गिर गई। ड्राइंग रूम से फिर वही औरत की हंसी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो। नेहा रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मेरा बेटा ऊपर हवा में लटका हुआ था। तभी मुझे मेरी दादी की एक बात याद आई। उन्होंने बचपन में कहा था, डर के समय अपना मन स्थिर रखना और भगवान का स्मरण करना। मैंने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पहले मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं जबरदस्ती बहुत मुश्किल से पाठ कर पा रहा था। फिर नेहा ने भी मेरा साथ दिया। हम दोनों लगातार पाठ करते रहे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हवा शांत होने लगी, हंसी धीमी होने लगी। अचानक आरव नीचे बिस्तर पर गिर गया, लेकिन सांस ले रहा था, बेहोश था। मैंने उसे सीने से लगा लिया। सुबह होते ही मैंने पंडित जी को फ़ोन किया। वह तुरंत आए। उन्होंने पूरा घर चुपचाप घुमा। इस बार उनके चेहरे पर पहले से जैसे शांति थी वैसी शांति इस बार नहीं दिख रही थी। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, अब एक भी पल यहाँ मत रुको। उन्होंने मेरी नेहा और मेरे बेटे के सर पर भभूत लगाई और कहा, इस भभूत का असर सिर्फ सूर्यास्त के पहले तक रहेगा। उसके बाद अगर तुम रुके तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जो जरूरी सामान है उसे लो और यहां से निकलो। मैंने पूछा, क्या फिर से पूजा नहीं हो सकती? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं पूजा कर सकता हूँ, लेकिन इस शक्ति को नहीं रोक सकता। ये पिशाचनी बन चुकी है। इसे बहुत ही बेदर्दी से इस घर में मारा गया था, जिस वजह से अब इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं भी नहीं। सबसे बड़ी समझदारी इसी निर्णय में है कि इस घर को छोड़ दो, इस स्थान को छोड़ दो। मैंने नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखों में भी वही जवाब था। हमने सिर्फ जरूरी सामान उठाए, कुछ दस्तावेज, कुछ जरूरी चीजें। बाकी सब वैसे ही छोड़ दिया हमने। वो कीमती चीजें, फ्रिज, टीवी, सब कुछ वैसे ही छोड़कर हम उस घर से निकल आए। जब मैं मुख्य दरवाजा बंद कर रहा था, पता नहीं क्यों मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर पूरी तरह खाली था। फिर भी एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे बेडरूम में कोई है, कोई खड़ा है। और जब मैंने दरवाजा बंद किया तो किसी की रोने की आवाज आ रही थी। उस दिन के बाद हमने कभी उस फ्लैट में वापस कदम नहीं रखा। सारे सामान हमने वैसे ही छोड़ दिए। मैं आज भी नहीं जानता जो कुछ हमने देखा वो क्या था। शायद कुछ घटनाओं का कोई जवाब नहीं होता। आज भी जब भी नींद 3 बजे मेरी खुलती है, मैं अनजान डर से डर जाता हूँ और अपने बेटे के कमरे में जाकर जरूर झांकता हूँ। बस यही यकीन करता हूँ कि वह सुरक्षित हो। अगर वो सपना था तो आज भी मुझे उससे बहुत डर लगता है, और अगर वो सपना नहीं था तो क्या वो चीज़ वहीं रह गई? मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी उस हॉन्टेड घर की कहानी जो मेरे दोस्त राहुल की आप बीती थी। अगर आपको भी ऐसी ही कहानियों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऐसी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। अंधेरी चौपाल में ऐसी कहानियाँ हमेशा लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।